गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 2 लेक्चर 3। आज का हमारा प्रकरण है शिक्षा के राजनीतिक आधार। अर्थात शिक्षा के राजनीतिक आधार का तात्पर्य है कि हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि राज जो आज का देश है, पहले राज था। पहले देश को राज के नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो राज लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक, यानी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक एक ही होता है, और एक राजतांत्रिक। अगर राज राजतांत्रिक है तो शिक्षा व्यवस्था भी अलग प्रकार की होती थी। राजतांत्रिक राज्य में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, और शिक्षा व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती थी। राजकुमार के लड़कों के लिए अलग विद्यालय होता था, अलग प्रकार के शिक्षक होते थे, अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और जो दास होते थे, वैश्य होते थे, उनके लिए अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। यानी अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उस समय लोगों को अपने योग्यता और रुचि के अनुसार विद्यालय और शिक्षा चुनने का अधिकार नहीं था। जो राजा चाहते थे, जिस प्रकार के राजा चाहते थे शिक्षा देने की, उसी प्रकार के लोगों की शिक्षा लेनी पड़ती थी। लेकिन अगर वही राज प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, तो उसका स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप कुछ अलग होता है। प्रजातांत्रिक राज्य में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अपने अपने योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार कोई भी बालक किसी भी विद्यालय में एडमिशन करा सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसी पर ध्यान देते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य का स्वरूप निश्चित ही शिक्षा के स्वरूप का निर्धारक होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जैसा राज्य रहता है उसी प्रकार का शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। अगर राज्य लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था होगा, अगर राज्य प्रजातांत्रिक है तो प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। अगर राज्य प्रजातांत्रिक है तो शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप भी उदार होगा। यानी उदार का तात्पर्य हुआ कि अगर प्रजातांत्रिक राज है तो शिक्षा व्यवस्था भी उदार होगा, यानी सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी ये भेदभाव नहीं रखा जाएगा कि ये बड़े परिवार का लड़का है तो ये शिक्षा प्राप्त करेगा, और ये छोटे परिवार का लड़का है तो ये। जाति पाति किसी भी प्रकार का भेदभाव शिक्षा व्यवस्था में नहीं रखा जाता है। प्रजातांत्रिक राज्य में अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर किसी विद्यालय में एडमिशन करा सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जनमानस को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विद्यालय और पाठ्यक्रम को चुनने का अधिकार होगा। विद्यालय में शिक्षक भी लोकतांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी प्रजातांत्रिक राज है तो विद्यालय में शिक्षक भी प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तथा विद्यार्थियों की अधिगम शैली भी लोकतांत्रिक प्रकार की होती है। अर्थात व्यक्तिगत अधिगम शैली के तुलना में समूह अधिगम अधिक अपनाया जाता है। समूह अधिगम में भी प्रतिद्वंद्वात्मक क्रियाओं की अपेक्षा सहयोगात्मक अधिगम क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर लोकतांत्रिक राज्य है तो शिक्षा व्यवस्था भी लोकतांत्रिक होगी, यानी सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे वर्तमान समय में चल रहा है। पहले राजतंत्र था तो राजतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन लोकतांत्रिक राज्य में ऐसा नहीं है, यहाँ सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो स्कूल में शिक्षक भी
लोकतांत्रिक शिक्षण विधियां का प्रयोग करते हैं। राजतांत्रिक में ऐसा नहीं होता था। इसका एग्जाम्पल है कि अगर देखिएगा आप कोई धार्मिक ग्रंथ देख रहे हैं तो राजा के बेटा के लिए अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती थी और जनता के लिए अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उसके बाद छात्र को भी अधिगम लोकतांत्रिक अधिगम शैली से भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, क्योंकि कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से क्लासरूम में ध्यान नहीं दे सकता है, उसे सामूहिक रूप से ध्यान देना होता है। यानी सभी बच्चों को एक शिक्षक का दायित्व होता है कि क्लासरूम में समान रूप से देखे, किसी भी बच्चे को भेदभाव न रखे कि जी हाँ बच्चा पढ़ने में तेज है तो हम ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे, कमजोर है तो इस पर नहीं ध्यान देंगे। चाहे इसके पापा बहुत पहुंच वाले हैं, बड़े बड़े इनकी आर्थिक स्थिति सही है तो इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और एक गरीब बच्चा है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। अब इसके बाद आते हैं हम शिक्षा के राजनीतिक आधार पर राज्य के स्वरूप निम्नलिखित है। यानी शिक्षा के राजनीतिक आधार पर राज्य का स्वरूप निम्नलिखित है। अलग अलग प्रकार के राज्य है। अब जैसा राज्य व्यवस्था है उस प्रकार की शिक्षा है। तो चलते देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत, तीसरा है पूंजीवादी बनाम साम्यवादी सिद्धांत, चौथा है अधिनायकवादी राज सिद्धांत, और पांचवा है लोकतांत्रिक राज सिद्धांत। तो हम लोग अध्ययन किए कि राज्य के स्वरूप विभिन्न राजनीतिक आधार होते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पे, प्राचीन उदारवादी सिद्धांत। तो प्राचीन राजनीतिक उदारवादी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत और दूसरा है प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत और पहला शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत। तो आइए हम जानते हैं कि प्राचीन काल में राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र में शिक्षा का व्यवस्था राजा के मतानुसार होता था। राजा जिस प्रकार के चाहते थे उसी प्रकार का शिक्षा व्यवस्था थी। तो उस समय के प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री जो आपको हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे, इन्होंने शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, और उन्होंने ये चाहते थे कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। जो हम लोग देखते हैं शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो थे। इनके अनुसार राज्य का उद्भव जन कल्याण के लिए हुआ है। यानी ये जो रूसो है, लॉक है, हॉब्स है, रूसो है, ये मानते थे कि जो राज्य का उद्भव हुआ है वो जन कल्याण के लिए हुआ है, जनता के कल्याण के लिए हुआ है। जन समुदाय ने जन कल्याण के लिए सर्वोच्च शक्तियां राज्य को दे दी है। यानी जनता जो था, जन समुदाय था, तो जन कल्याण की जितनी भी सर्वोच्च शक्तियां थे वो किसको दी थी? राज्य को। वो राज्य को दे रखी थी। अतः शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का स्वाभाविक जिम्मेदारी है। इनके अनुसार जब ये मानते थे कि राज्य जनता है, जो सर्वोच्च शक्तियां राज्य को दी है, तो ये हम जानते हैं कि ये किसी भी राज्य का विकास कब होगा? जब वहाँ पे उचित शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। तो इनके विचार ये था कि शिक्षा का जो प्रबंध करना ये राज्य का दायित्व है। राज्य का दायित्व है कि अपने जनता के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करे, स्वाभाविक जिम्मेदारी है। बच्चों की उचित शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं को जुटाना राज्य का कर्तव्य है। अब ये मानते थे कि बच्चे की शिक्षा के लिए जितने भी उचित सुविधाएं हैं सबको जुटाना किसका दायित्व है?
राज्य का। जहाँ स्कूल ना हो वहाँ पे स्कूल खोलना, जैसे जहाँ स्कूल ना हो वहाँ विद्यालय खोलना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षक नियुक्त करना और उचित शैक्षिक नीति और कानूनों को बनाना राज्य का कर्तव्य है। वो मानते थे कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व है कि जनता के कल्याण के लिए, जन समुदाय के कल्याण के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। जहाँ पे विद्यालय नहीं है वहाँ पे विद्यालय खोलना, शिक्षा की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कानून की व्यवस्था करना, नीति बनाना, ये सब कार्य किसका है? राज्य का है। और उनका विचार ये था कि प्राचीन काल में तो शिक्षा व्यवस्था राजा के मत के अनुसार चलता था, यानी राजा जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे उसी प्रकार से चलता। लेकिन इन्होंने सिफारिश किया था कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। जो अभिभावक अपने बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे उस प्रकार की शिक्षा दे सकते थे। लेकिन उस समय ऐसा करना बहुत कठिन था। ऐसा धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, बाद में ऐसा लागू हुआ, लेकिन जब उस समय राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था लागू करना बहुत कठिन था। दूसरा आता है प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। तो प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है कि व्यक्ति की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और उचित प्रदान करे। यानी राज्य का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति की उचित शिक्षा व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा समुदाय के उन्नति का आधार है, इसलिए राज्य को अनिवार्य रूप से शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना चाहिए। इस सिद्धांत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। यानी प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का सिफारिश किया और जिन समुदायों के पास शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा नहीं पहुंच पा रहे थे, उस समुदायों को भी शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए, जो वर्तमान समय में हो रहा है। आपको प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत, प्राचीन काल में ही प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत वाले जो विचारक थे उन्होंने ये सिफारिश किया था कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दिया जाए, जो लोग शिक्षा से वंचित है उसे शिक्षा से जोड़ा जाए और हर व्यक्तियों को शिक्षा दिया जाए और अभिभावक को ये स्वतंत्रता दिया जाए कि वह अपने बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे उस प्रकार की शिक्षा दे सके। शिक्षा पर किसी भी प्रकार का पाबंद नहीं, राज्य का दायित्व है कि शिक्षा पर किसी भी प्रकार का पाबंद न लगाए। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।